So today we are going to start with the different kinds of offer. कल तक हम लोगों ने the different types of contract cover कर लिया था, right? और हमने ये पूरा portion था, हमने ये cover किया है, right? मैं दूसरा color ले लेता हूँ तो highlight करने में easy होगा. हमने elements of contract समझा, हमने agreement समझा, हमने enforceability को समझा, हमने offer को समझा, हमने acceptance को समझा, essential elements of a valid contract. Section number सेक्शन 10। वेरी गुड. सेक्शन 10. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हो गया. फिर हमने यहाँ पे लीगल रूल्स फॉर वैलिड ऑफर, कल की क्लास में हमने इसको भी कवर किया था. और काइंड्स ऑफ ऑफर को हमने थोड़ा सा कवर किया था. दो काइंड्स ऑफ ऑफर हमने कवर किया था. आज हमें और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ ऑफर को कवर करना है. फिर हम ये भी करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल एंड फिर कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर. सिमिलरली हम एक्सेप्टेंस के बारे में भी ये सब पढ़ेंगे. आज का लेक्चर अगर आप देखो तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा. इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं. मतलब मेरे को यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं मेरे साथ जो ये बोलते हैं सर ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्लियर नहीं हुआ. कल एक स्टूडेंट ने मेरे को टेलीग्राम पे इसके ऊपर एक बहुत लंबा सा डाउट पूछा था. मतलब वो लास्ट में मेरे को वॉइस नोट में उसको आंसर करना पड़ा कि नहीं इसको इतना टाइप करके मैं नहीं दे सकता. और फिर बाद में उसको मैंने डेफिनेटली वो लेक्चर का लिंक दिया जिसमें मैंने बोला इसको आप अच्छे से समझ लो. तो उसने फिर वो वीडियो को देखा और ऑडियो ऑडियो नोट को सुना एंड देन ही वाज लाइक ओके सर अभी ये पूरा क्लियर हुआ. तो ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है स्पेशली द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी गेट. ठीक है मतलब होता तो सिंपल है बट हम एक्चुअली क्या करते हैं. देखो मैं आपको बताता हूँ. लॉ पढ़ने के लिए आपको एक है ना सिंपल सा चीज देखना है. लॉ में आपको ये देखना है व्हाट इज रिटन. आपको वो मर्डर वाला एग्जाम्पल मेरा याद होगा. यस और नो. हाँ सर, वो वेपन है। वेपन वाला. तो आपको ये देखना है वेयर इट इज रिटन. इफ इट इज रिटन ओनली देन. और जैसा लिखा है वैसा. जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी एक है ना बहुत ही फनी इंसिडेंट हो रहा है. वैसे मैं ये सोशल मीडिया पे कभी भी डिबेट्स और इन सब में नहीं घुसता बट देयर वाज दिस पर्सन आई नॉट नेम. तो उनके साथ मैं ट्विटर पे लिटरल में बताऊँ तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ इस वक्त. ठीक है आई एम एक्चुअली हैविंग फन ऑन दैट. सो अभी आपको अगर ध्यान हो तो हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने अपने होम टाउन में जाके ऐसे बोला था कि अगर मैं 5 लाख रुपया कमाता हूँ तो उसमें से 2.75 लाख तो मेरा टैक्स में चला जाता है. आपको ये न्यूज़ अपडेट है. उन्होंने रिसेंटली ये बोला था. तो उसके ऊपर काफी ज्यादा एक कंट्रोवर्सी हो गया था कि प्रेसिडेंट्स का जो इनकम होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, वो टैक्स फ्री होता है, ऐसे रहता है. अब वो एक्चुअल में टैक्स फ्री नहीं होता, उस पर टैक्स लगता है. हालांकि आई डोंट नो 2.75 लाख का टैक्सेबल अमाउंट उन्होंने कैसे बोला क्योंकि कोविड की वजह से ये इन सब ने 30% का वेव ऑफ किया है. अपना जो सैलरी है वो वेव ऑफ किया है. तो अगर आप 5 लाख का 30% देखो, ठीक है 5 लाख का अगर आप 30% देखो तो ये हो गया आपका 1,50,000. तो ये तो उन्होंने वैसे ही वेव ऑफ कर दिया. और अदरवाइज अगर आप देखो तो 5 लाख रुपए के इनकम के ऊपर इनका लगभग कुछ 1,40,000 से 1,50,000 के आसपास का टैक्स कुछ इस तरह से बनता है 140 ऐसे करके. तो क्या पता शायद उन्होंने इन सब को जोड़ के कुछ अमाउंट बोला हो बट एनीवे टैक्स लगता है ये तो पता है. तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि वेयर इट इज रिटन दैट इट इज नॉट टैक्स फ्री. तो उन्होंने बोला आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 59 पे जाओ. तो मैंने आर्टिकल 59 का स्क्रीनशॉट वहां पे शेयर कर दिया और मैंने बोला देखो आर्टिकल 59 में ये लिखा हुआ है. और उन्होंने आर्टिकल 59 क्लॉज 3 के लिए बताया था. तो मैंने उनको बोला देखो आर्टिकल 59 क्लॉज 3 ये बोलता है कि वो राष्ट्रपति भवन में रह सकते हैं और वहां पर उनको इसके लिए रेंट भी देने का जरूरत नहीं है जब तक वो प्रेसिडेंट है. ही डज नॉट हैव टू पे रेंट इन स्टेइंग इन राष्ट्रपति भवन. और भी जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उसके ऊपर उनको कुछ भी पेमेंट नहीं करना. तो बेसिकली ये सब उनको फ्री में मिलेगा. ये जो एनमोलमेंट्स उनको मिल रहे हैं ये सब फ्री में मिलेगा. तो मैंने उनको ये बताया. मैं बोला देखो आर्टिकल 59 तो ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति भवन में जो वो रहेंगे उसको रेंट फ्री कर दिया जाएगा इनके लिए क्योंकि ये प्रेसिडेंट है और जब तक प्रेसिडेंट है इनको रेंट पे करने का जरूरत नहीं है. पर आप ये बताओ कहां पर लिखा है कि ये टैक्स फ्री है. आया आपको समझ में. तो अभी तक इसके ऊपर उनको मैं बहुत घुमा रहा हूँ. बेचारे परेशान हो गए. वो आई डोंट नो अंकल है कौन है. वो बेचारे परेशान हो गए आंसर करते करते. वो बार बार रिप्लाई करते और मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कहाँ लिखा है कि ये टैक्स फ्री है. ठीक है. तो सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखो
तो हम लॉ के अंदर जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि देखो सेक्शन, लेट्स से कोई भी है, सेक्शन 5 ये बोलता है और हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सेक्शन 5 बोल रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज ऐसे है और आपका लॉजिक बोलता है ये, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, आप अपने लॉजिक के हिसाब से जाते हो कि आपको लगता है लॉ ये बोलता है और आप ये लॉजिक लगाते हो। हालांकि अच्छी बात है लॉ में लॉजिक को ढूंढना, बट अल्टीमेटली जो आपका आंसर होगा या जो भी आपका लीगल रीजनिंग होगा वो किसके बेसिस पे होगा कि लॉ क्या बोलता है, लॉजिक नहीं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, सपोज करो बैंक में एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और आगे हम कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ेंगे। आज आपके लेक्चर से जस्ट पहले मैं ये डाउट ले रहा था, उसमें ऐसा था कि अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर का सिग्नेचर फॉर्ज कर दिया गया, फॉर्ज करने का क्या मतलब होता है, जाली सिग्नेचर अगर कर दिए तो वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। वो भले ही कंपनी के किसी, सपोज दो डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, एक है आनंद, ठीक है, एक डायरेक्टर आनंद है और एक लेट्स से गौरव डायरेक्टर है। अब यहाँ पर आप देखो आनंद क्या करता है, वो अपने साइन तो ओरिजिनल करता है और गौरव का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर फॉर्ज कर देता है। फॉर्ज मतलब गौरव के जाली सिग्नेचर करता है और एक अग्रीमेंट को साइन कर देता है। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों गौरव का सिग्नेचर जाली किया, क्योंकि ये अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम दो डायरेक्टर्स का सिग्नेचर चाहिए था। तो मैं तो मान गया और गौरव से मैंने बात नहीं करी, मैंने बोला वो क्या बोलेगा, बच्चा है वो, तो मैंने लेके यहाँ पे उसका सिग्नेचर कर दिया। अब मुझे बताओ क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है या ये इनवैलिड नो है, सर। ये वैलिड नो नहीं सर। है। अब सपोज करो ये अग्रीमेंट मैंने किसके साथ किया, ये अग्रीमेंट लेट्स से मैंने अनिकेत के साथ एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। अब अनिकेत क्या ये बोल सकता है मुझे क्या पता, आनंद सर ने जब साइन करके दिया है तो मैंने तो यही सोचा कि गौरव ने भी साइन किया, क्योंकि कंपनी के अंदर का इंसान ही बोल रहा है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो लॉजिकली अगर आप देखो तो आप क्या बोलोगे कि अनिकेत की तो कोई गलती नहीं है। अब सपोज करो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड नहीं है, एनफोर्सिएबल नहीं है, तो अनिकेत को काफी लॉस होगा इसके लिए। तो गौरव को क्या हम ये बोल सकते हैं कि देख भाई ये तो गलती हो जाएगा, या आप इस तरह से बोल सकते हो नहीं कंपनी की गलती मतलब कंपनी को ये अग्रीमेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के एक डायरेक्टर ने साइन किया और उसी डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर का सिग्नेचर जाली यहाँ पे किया, तो व्हाई शुड दिस थर्ड पर्सन अनिकेत बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अनिकेत की क्या गलती है, क्योंकि ये अग्रीमेंट एनफोर्स नहीं होने की वजह से अनिकेत को हैवी लॉसेस होगा, तो अनिकेत की कोई गलती नहीं है, तो ये लॉस अनिकेत को बेयर नहीं करना चाहिए, ये कंपनी को बेयर करना चाहिए। अब अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कंपनी ने तो ये अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया ही नहीं, लीगली तो कंपनी ने एग्जीक्यूट किया ही नहीं, तो कंपनी भी क्यों करे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा पर्सनल, पर्सनल कैपेसिटी में मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा दोनों अनिकेत और कंपनी को भी। अब कईयों को हो सकता है यही लॉजिक लगे और यही लॉजिक उनका लॉ बन जाए, ठीक है, और यही लॉ हो। और कई बार क्या होता है कि ये लॉजिक जो होता है वो आपका अलग होता है, तो आपको लॉ के हिसाब से देखना है व्हाट इज रिटन, राइट, व्हाट इज रिटन इन द लॉ, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू सी। गाइस इज दिस क्लियर, Yes. सर। इज दिस क्लियर, तो ये पॉइंट आपको यस यहां पर ध्यान रखना होगा। ओके, तो लॉ में क्या लिखा है आपको वो चीज चेक करना होगा। तो ऐसी जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होता है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो लिखा है वो नहीं देखते, जो नहीं लिखा है वो मतलब अपने हिसाब से फिर वो आंसर करते हैं। और ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये गलती होता है बच्चों का, आई थिंक जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दिमाग में भी ऐसा था, आज की डेट में हम भी जब लॉ पढ़ते हैं, पर अब ये है कि इतना प्रैक्टिस हो गया है पिछले 10 12 13 साल में, इतना प्रैक्टिस हो गया कि अभी ये सब एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर अपने आप ही क्लिक कर जाते हैं कि हाँ अब ये जो मैंने आपको बताया ना कहाँ लिखा है, ये एक्चुअली एक हैबिट है। ये हैबिट डाल डाल के हम लोगों ने अपने दिमाग में ये चीज सेट किया कि अभी अगर कोई आंसर करना है तो कहाँ लिखा है कि ये ऐसा है, तो अब उसी के हिसाब से फिर वो आंसर करते हैं। ठीक, तो आज हम इसको करेंगे, विल कवर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफर, विल कवर द essentials of a proposal, and then we will also cover the communication of the offer. So these three things we are going to do for today's lecture, and फिर हम acceptance को cover करेंगे हमारे अगले lecture के अंदर। On that note, let's start with our today's lecture, and हमने कल जो cover किया था the different kinds of offer, okay, the different kinds of offer जो हमने देखा था, just a minute, yes, या तो हमने यहाँ पे एक तो देखा था ऑफर, ऑफर के अंदर दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप अपना विलिंगनेस को शेयर कर रहे हो और दूसरा इट इज विद द व्यू टू गेट द असेंट ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे इंसान को आप क्या चाहते हो उससे
उसका असेंट चाहते हो। असेंट मतलब आप चाहते हो कि वो आपके विलिंगनेस को यस कर दे, या मतलब बेसिकली यस बोल दे जो भी आपका ऑफर हो। और ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव व्हेन द ऑफर इज टू डू समथिंग, एंड नेगेटिव व्हेन द ऑफर इज नॉट टू डू समथिंग। और इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? एब्सटेनेंस। ये वर्ड आप याद रख लेना। और कईयों के साथ, मेरे जैसे कई होंगे जिनको स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा तकलीफ, ठीक है, तो जिनको भी स्पेलिंग्स में तकलीफ, वो लोग क्या करें, थोड़ा सा ये स्पेलिंग्स का प्रैक्टिस ध्यान रखें। मैं तो कई बार परेशान होता हूँ, मतलब आज भी ऐसा होता है। और थैंक्स टू द ऑटो करेक्ट फैसिलिटी, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि गलत भी लिखो तो वो ऑटो करेक्ट करके स्पेलिंग ठीक कर देता है, तो और भी ज्यादा कचरा हो गया। ठीक है, तो आप ये एक चीज एक ध्यान रखो कि आपका स्पेलिंग्स आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ऑटो करेक्ट नहीं होगा, एग्जाम में ऑटो अटेम्प्ट मिलता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, स्पेलिंग्स आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। तो एब्सटेनेंस, प्लीज यूज दिस वर्ड एब्सटेनेंस, नॉट टू डू समथिंग, और abstinence is a negative act and doing something is a positive act। तो abstinence जैसे एक वर्ड है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। फिर हमने यहाँ पर देखा था जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। तो कल मैंने बताया था व्हेन द ऑफर इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, हर एक को जब ये ऑफर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर। सो कैन आई से जनरल ऑफर इज द वन विच कैन बी accepted by anyone? Can I say this? Yes. Yes. चलो, तो जैसे मैंने आपको काइंड्स ऑफ ऑफर के अंदर ऐसे बुलेट पॉइंट्स बनाकर दे दिया था, ताकि कभी अगर आपको रिवीजन करना हो तो इतने से में आप रिवाइज कर सकते हो, तो मैं वैसे आपको एक शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा ये आप जब यहाँ पर पढ़ोगे, राइट, ये आप देखो, यहाँ पर हम ये सब डिटेल में कवर करेंगे, बट कभी आपको सिर्फ इतना रिवाइज करना है, सर काइंड्स ऑफ ऑफर विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स में रिवाइज करना है, तो ये इकलौता स्लाइड आपके काम आ जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। अच्छा, स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट स्पेसिफिक ऑफर? Specific person. Specific detail. सो इसी को हम क्या लिखेंगे? दिस कैन बी एक्सेप्टेड, a specific offer or a special offer can be accepted only by the person who has accepted the offer. Sorry, to whom the offer is made. To whom the offer is made. आप बताइए, इज दिस क्लियर? तो ये हो गया आपके लिए स्पेशल ऑफर। नाउ लेट्स सी काउंटर ऑफर। अच्छा, काउंटर ऑफर क्या होगा? आप मुझे बताओ। मैंने आपको अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, कि मैं ट्विटर पे मस्ती कर रहा हूँ आजकल उन अंकल के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक पॉइंट बोलते हैं, उनके पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ? काउंटर रिप्लाई करता हूँ, है कि नहीं? वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे ऐसे है, मैं बोलता हूँ कहाँ पे लिखा है? वो बोलते हैं नहीं ये तो ऐसे है, तो मैं बोलता हूँ कहाँ पे लिखा है? तो बेसिकली काउंटर करने का क्या मतलब होता है? काउंटर करने का क्या मतलब होता है? Oppose. अपोज करना, या आप ये बताओ, आपने कोई एक पॉइंट बोला, उसके रिगार्ड में मैंने एक और आपको पॉइंट रिप्लाई किया, ठीक है, तो अपोज भी एक आप बोल सकते हो, वो भी काउंटर करना हुआ। और इसके अलावा आपने जो पॉइंट बोला उसके बदले मैंने एक और अपनी दलील दी, फिर आपने एक पॉइंट बोला उसके बदले मैंने एक और अपनी दलील, तो दिस इज काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर के अंदर क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर अगर आप सिंपली देखो, काउंटर ऑफर इज बार्गेन। काउंटर ऑफर इज सिंपली बार्गेन। अभी होता क्या है, मैंने आपको बोला चलो आई एम रेडी टू सेल माई कार फॉर 1 लाख रुपीज, आपने बोला है सर खटारा, मैं 40,000 रुपया ही दूंगा इसका, तो आपने क्या कर दिया? आपने काउंटर ऑफर कर दिया, है कि नहीं? मैंने आपको ओरिजिनल ऑफर किया था, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 1 लाख रुपीज, आपने मेरे पे काउंटर ऑफर कर दिया, और आपने काउंटर ऑफर करके क्या बोला? नो आई विल पे ओनली 40,000। तो ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर। आप बताओ, इज दिस क्लियर? हाँ सर। अच्छा, Yes, sir. फिर एक होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर एक टिपिकल सिचुएशन है जिसमें दोनों जने एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा, आपने बॉलीवुड मूवीज में ऐसा देखा है? कई बार ऐसा सिनेरियो होता है कि हाउ डू आई से, वो मूवी का कोई एग्जांपल क्लिक नहीं कर रहा। आई यूज लॉट ऑफ मूवी एग्जांपल्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं मैं बहुत सारे पिक्चरें देखता हूँ, बट हाँ, जो भी इस तरह से करके कुछ सीन्स या मीम्स वगैरह कुछ ऐसे मेरे को दिखते हैं,
मैं उसको कॉन्सेप्ट में जोड़ने की कोशिश करता हूँ, आज से नहीं, सिंस स्टूडेंट ओनली। इसका फायदा क्या होता है कि वो ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो क्रॉस ऑफर में आप एक चीज देखो, टिपिकल जैसे अगर मैं आपको बताऊं, दोनों जने क्या कर रहे हैं, एक जैसा ऑफर कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर मेकिंग द सेम ऑफर। अब बोथ ऑफ देम आर मेकिंग द सेम ऑफर मतलब देखो, ये यहां पर है ऑफरर और ये यहां पर है ऑफरी। ऑफरर एक ऑफर कर रहा है ऑफरी को, ऑफरी भी सेम ऑफर कर रहा है ऑफरर को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर। ओके, व्हेन देयर इज ओनली ऑफर देयर इज नो एक्सेप्टेंस, ये ऑफर और ये ऑफर, बट देयर इज नो एक्सेप्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर। आप बताइए, इज दिस क्लियर, Yes. हाँ सर। इज दिस क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, क्या इसमें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकेगा, क्या इसमें पर एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्या इस सिचुएशन में ऑफर बन सकता है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेकिंग द ऑफर। ओके, बोथ ऑफ देम आर नॉट मेकिंग, वन पार्टी इज नॉट मेकिंग एक्सेप्टेंस। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट बनना पड़ेगा, और अग्रीमेंट के लिए एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस होगा। यहाँ पर तो दोनों ही पार्टी क्या है, ऑफरर, ये भी ऑफरर, ये भी ऑफरर। अच्छा ध्यान रखना, इनके जो ऑफर है ये आइडेंटिकल है, द ऑफर ऑफ बोथ द पार्टीज आर आइडेंटिकल। गाइस, इज दिस क्लियर, Yes, इज दिस क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो क्रॉस ऑफर, फिर आता है आपके पास स्टैंडिंग ऑफर। आप मुझे बताओ, अगर आपको मैं बोलूं चलो गो एंड स्टैंड अप, आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हो? किसी भी इंसान को अगर आप बोलोगे, क्या वो पूरे का मतलब पूरे दिन के लिए खड़ा रह सकता है कोई इंसान? नहीं। नहीं, थोड़े टाइम तक यू विल बी एबल टू स्टैंड, बट आफ्टर दैट यू विल नीड अ चेयर। आप बोलोगे यार एक बार पैर दर्द करने लग गए, मेरे को एक बार बैठना ही पड़ेगा। यस और नो? स्कूल, Yes, sir. लाइक व्हेन वी प्रोफेसर्स आल्सो, जब हम लोग भी पढ़ाते हैं तो भी अर्लियर ऐसा होता था कि फुल टाइम खड़े रह के ऐसे पढ़ाते थे, लेकिन हुआ क्या, उससे नी पे प्रॉब्लम शुरू होने लग गया। मैंने बहुत सारे फैकल्टीज को देखा है, उनको देखकर मेरे को लगा कि नहीं यार, अपने नी का ध्यान रखना है। सो अगर मैं 8-10 घंटे अगर ऐसे खड़े रह के पढ़ाऊंगा तो होगा कुछ नहीं, मेरे को फीट में और मेरे नीज में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। सो आई वाज लाइक ओके, आई विल स्टैंड फॉर सम व्हाइल, देन आई विल अगेन सिट, देन अगेन आई विल स्टैंड फॉर सम व्हाइल, थोड़ा सा घूम घूम के पढ़ा दूंगा, फिर वापस वहां पे बैठ जाऊंगा। अभी लॉकडाउन में तो पूरा ही खत्म हो गया कि घूम घूम के पढ़ाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म, बट एनीवे। तो स्टैंडिंग ऑफर में आप एक चीज ध्यान रखना, दैट वन पर्सन कैन नॉट स्टैंड फॉर इनफाइनाइट टाइम और फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो स्टैंडिंग ऑफर है ना, वो क्या होता है, इट इज टाइम बाउंड, दिस इज अ टाइम बाउंड ऑफर। अब टाइम बाउंड ऑफर का मतलब क्या हुआ कि ये थोड़े से टाइम के लिए ही है, थोड़े से टाइम के लिए ही है। ये जो ऑफर है ये थोड़े से टाइम के लिए है, और जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा वो ऑफर खत्म हो जाएगा। लेट्स से आपने कई बार देखा होगा, द ऑफर इज वैलिड टिल ओनली दिस डेट, तो ये क्या हो गया, Time bound. टाइम बाउंड स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, दिस इज वैलिड अप टू, दिस इज वैलिड टिल, तो ये हो गया आपके लिए स्टैंडिंग ऑफर। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा, जनरल ऑफर में और स्टैंडिंग ऑफर में क्या डिफरेंस होगा? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जनरल ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर में क्या डिफरेंस होगा? जनरल जब तक एक्सेप्ट नहीं होता तब तक रहेगा, ओके, स्टैंडिंग टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। ओके, तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, ऑटो एक्सपायरी। ठीक है, स्टैंडिंग ऑफर का ऑटो एक्सपायरी होता है और जनरल ऑफर का ऑटो एक्सपायरी नहीं होता। जनरल ऑफर के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको ऑफर को विड्रॉ करना पड़ता है, तो जब तक आप ऑफर को विड्रॉ नहीं करोगे तब तक वो ऑफर वैलिड है। गाइस, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, मैं आपको बताता हूं, अब लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था ना, कोविड जब फर्स्ट लॉकडाउन और ये सब लगा था, तो उस टाइम पे मैंने एक एडवर्टीजमेंट दिया था। ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट क्या था, मेरा फाइनल का एक सब्जेक्ट है, सीएस फाइनल का एक सब्जेक्ट है विच आई टीच। तो मैंने वो एडवर्टीजमेंट ऐसा दिया था, उस एड में मैंने बोला था कि देखो, एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू अवेल माय लेक्चर्स कैन गेट द लेक्चर्स फॉर फ्री, प्रोवाइडेड आपने पीएम केयर फंड के अंदर, जो कोविड फंड आया था ना, पीएम केयर कोविड फंड के अंदर आपने अगर 5,000 रुपीज और मोर
डिपॉजिट किया है तो अगर आपने 5,000 या उससे ज्यादा उसमें पीएम केयर फंड में डिपॉजिट किया, सो आइदर इट कैन बी डन बाय यू और इट कैन बी डन बाय योर पेरेंट्स, फादर और मदर, राइट? दिस इज द मैक्सिमम थिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आप कजन्स या कहीं से लेके आ जाओ, सो यू और योर पेरेंट्स, आप में से किसी ने भी, मतलब क्योंकि जनरली अगर कोई स्टूडेंट अर्निंग नहीं करता है, पैसा नहीं कमा रहा, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स से फीस लेके मेरे को देता। मैंने बोला मुझे फीस देने की बजाय आप पीएम केयर फंड में डिपॉजिट कर दो 5,000 या उससे ज़्यादा। अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आपको मैं ये क्लासेस फ्री में दे दूंगा। अब ये मैंने कब किया? ये मैंने किया था इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, मुझे आज भी याद है, लॉकडाउन के जस्ट बाद में जब ये पीएम केयर फंड अनाउंस किया गया था, लास्ट वीक ऑफ मार्च में मैंने ये चीज स्टार्ट किया था। नाउ मार्च में जो मेरा फीलिंग था पीएम केयर फंड के लिए, वो सितंबर तक वैसा सेम फीलिंग नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कई चीजें मुझे ऐसा दिखा कि पीएम केयर फंड में स्पेशली जब ये बात आया कि इसका कोई ऑडिट नहीं होगा, इसके बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया जाएगा कि ये फंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है। आई ट्रस्ट आवर पीएम, बट एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। तो जब ये ट्रांसपेरेंसी नहीं था तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट हुआ, क्योंकि अंधभक्त तो नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट। मैंने आपको बताया ना, हर चीज में लॉजिकल आपको वो चीज देखना। तो मैंने वही बताया कि भाई इसका जब कोई मेरे को आउटकम दिख ही नहीं रहा, तो पीएम केयर फंड इज नॉट द प्लेस। इससे बेटर मैं स्टूडेंट को बोलूंगा गिव मी द मनी, राइट, एंड आई कैन ओनली हेल्प इट, आई कैन ओनली हेल्प द पर्सन। किसी को डायरेक्टली बेनिफिट्स अगर प्रोवाइड करना है तो उनको भी दे सकते हैं। हमारे आसपास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं नीडी पीपल, उनको हम दे देंगे। या फिर कई बार जो क्राउड फंडिंग होता था उसमें मैं वहां पे डोनेट कर दूंगा। ओके, तो ये वाला सिनेरियो था, ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा मेरा ऐसा था। अब हुआ क्या, इन द मंथ ऑफ सितंबर, ओके, एक स्टूडेंट ने पीएम केयर फंड में 5,000 रुपीज डिपॉजिट किया और मुझे लाकर रिसिप्ट दे दिया और बोला सर प्लीज प्रोवाइड मी योर लेक्चर्स फॉर फ्री। आप बताओ क्या मैं उसको मना कर सकता हूँ कि यार ये ऐड तो मैंने मार्च में दिया था, आप अभी उठ के हाँ, कैसे आ मना गए? नहीं कर सकते हो मैं इसको मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने विड्रॉ नहीं किया था। मैंने इसको विड्रॉ नहीं किया। ये वाला जो पोस्ट था ये मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर डाला था, इसको मैंने फेसबुक पे शेयर किया था, मैंने इसको लिंक्डइन के ऊपर शेयर किया था, इसको मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया था। अब सितंबर में जब ये स्टूडेंट ने अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया तो मैंने फिर ये क्या क्या किया, मैंने उसको तो डेफिनेटली मैंने क्लासेस फ्री में दिया, ठीक है, पर ये सब जगह से उस पोस्ट को मैंने फिर डिलीट किया कि कल को कोई और अगर इसको देख ले और आ जाए तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। या फिर मैं इसके नीचे कमेंट भी लिख सकता था, द ऑफर स्टैंड्स विदड्रॉन नाउ। ठीक है, अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे लिखा था ऑफर वैलिड ओनली फॉर 30 डेज, अगर आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर पीएम केयर फंड के अंदर ये फंड्स डालते हो तो क्या सितंबर में मैं स्टूडेंट को मना कर सकता था? हाँ, हाँ सर। कर सकता था। अच्छा, आप मेरे को एक और पॉइंट बताना, लेट्स से आप एक जज हो, ठीक है, आप एक जज हो, मैंने उस स्टूडेंट को मना कर दिया सितंबर में कि मैं उसको क्लासेस नहीं दूंगा, और ये स्टूडेंट बेचारा यहाँ पर परेशान है कि ये क्या मजाक है मेरे साथ। ठीक है, पीएम केयर फंड में बोला था पैसे डाल दो, मैंने डाल दिए, मुझे लगा नेक आदमी है कि अपने जेब में पैसा नहीं डाल रहा, लेकिन ये तो 420 निकला, क्लास दे ही नहीं रहा। ये स्टूडेंट इस तरह से परेशान है और ये आपको यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, और मैं ऐसे मैं इस तरह से एजिटेटेड हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि अरे भाई आपने पीएम केयर फंड में पैसा डाला, उसके पहले एक बार मुझे बताते तो सही कि सर मैं पीएम केयर फंड में ये 5,000 रुपीज डाल रहा हूँ, आप क्या मुझे क्लासेस दोगे? क्या दो? आप मुझे बताओ कौन सही होगा, आप किसका साथ दोगे? आप हो जज यहाँ पे। सर आपका एक्सपायरी डेट। नहीं नहीं, नथिंग इज रिटर्न, 30 डेज 30 डेज कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इट्स अ इट्स अ तब तो स्टूडेंट को ही फेवर करना पड़ेगा ना, बिकॉज आपकी तरफ से तो कुछ ही नहीं आया था, तो वी अज्यूम कि ऑफर इज स्टिल देयर। नो। ये तो जनरल ऑफर ना, तो स्टूडेंट। ओके ओके, मैं लेकिन ये बोल रहा हूँ कि यार मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं क्लासेस दूंगा, लेकिन यार तुमने जब ये अमाउंट पीएम केयर फंड में डिपॉजिट किया उसके पहले एक बार मेरे को कॉल तो करना था, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हाँ, मैंने कोई कंडीशन वहां पे नहीं डाला था। ओके, तो आपको यहाँ पर ये देखना है
ये सेम बाय द वे केस बन के आएगा। ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट को ही फेवर में दोगे, ये एक जनरल ऑफर है, एंड एनीवन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर, वो वहां पर वैलिड एक्सेप्टेंस होगा और वो मेरे को बाइंड करेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए तो अब आप यहाँ पर देखो, स्टैंडिंग और ये जनरल ऑफर आ गया। अब ये जो पॉइंट है आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, बस अगले ही स्लाइड में हम एक केस पढ़ेंगे, वहां पर ये सेम सिचुएशन आएगा। चलिए तो यहाँ पर आता है जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर का क्या मतलब होता है? जनरल ऑफर होता है व्हेन द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। जनरल ऑफर में जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपको याद रखना है कि जनरल ऑफर में क्या होगा, पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। ठीक है, और ये जो ऑफर है जैसे ही, सो एनीवन हु हैज परफॉर्म द कंडीशंस of the offer can be considered as accepted the offer। जैसे मैंने आपको क्या बताया, anyone who deposits in the PM care fund, to the moment someone has deposited in the PM care fund, that is what, that is the uh, accepting the conditions, and that is what, that is the acceptance of offer also। और ये point सबसे important है, मेरा वाला केस, until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer। ध्यान रखना, सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर आपको कमेंट वाला क्वेश्चन मिल सकता है। Does this make sense? Yes, sir. डज दिस मेक सेंस? अच्छा, अब आप ये देखो, यहाँ पर आ गया केस लॉ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये एक ऐसा केस स्टडी है, कुछ कुछ केस स्टडीज, अब जैसे ये केस स्टडी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, सेम वे ये लालमन शुक्ला वाला भी केस आपको याद रखना जरूरी है। हम एक काम करते हैं, हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और ब्लैंक स्लाइड में इस केस को पहले समझते हैं। सो व्हाट विल आई डू, आई विल ऐड द ब्लैंक स्लाइड्स इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओनली, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना पड़े और एक ही जगह आपके सारे प्रोविजंस आ जाए। ठीक है, सो आई जस्ट ऐड अ ब्लैंक स्लाइड हियर सो दैट 4, ओके, इसको just 1 minute, okay? ओके, डोंट टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपके स्लाइड्स में ऐड कर दिया है। अब देखिए ये आ जाता है मिसेस कार्लिल। अब कार्लिल का स्पेलिंग CAR, मैंने आपको जैसे बताया था, बड़ा तकलीफ है। कार्लिल वर्स LIL. LIL, थैंक यू, वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, मैं इसको CSC लिखूंगा तो आपको याद रहेगा, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, मेरे लिए इजी रहेगा। अब देखो इस केस में हुआ क्या था, इस केस में कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट दिया था, ठीक है, और उस एडवर्टीजमेंट में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला देखो, जो भी इंसान, एनीवन, अब नाम से लग रहा है स्मोक बॉल कंपनी है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया था, स्मोक बॉल्स को प्रोड्यूस किया था, और उन्होंने बोला एनीवन हु कंज्यूम्स द स्मोक बॉल, anyone who consumes the smoke ball and later on catches influenza, सर्दी खांसी जिसको हम बोलते हैं ना, कि हमारा स्मोक बॉल कंज्यूम करो और वो स्मोक बॉल कंज्यूम करने के बाद अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी खांसी अगर आपको लग गई, तो कंपनी विल पे लेट्स से 100 पाउंड टू दैट पर्सन। ओके, जैसे वो एक्स का डिओड्रेंट नहीं आता था, वो एक्स डिओड्रेंट अगर आप लगाओगे तो वो बंदा स्टड बन जाएगा, सब गर्ल्स उसमें मैग्नेट की तरह चिपकने लगेंगी। आपने ऐसा वो ऐड देखा? और आज की डेट में देखो वो एड्स नहीं आता, वैसे एड्स आने बंद हो गए, आपने देखा ये? राइट, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि बिल्कुल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जैसा केस हुआ, किसी ने ले जाकर केस फाइल कर दिया और बोला कि देखो मैंने ऐसे एक्स डिओड्रेंट लगाया था, चॉकलेट वाला एक्स डिओड्रेंट लगाया था, ना तो मैं चॉकलेटी बॉय बना और ना कोई गर्ल मेरे से अट्रैक्ट हुई, इनफैक्ट मैं जब ऐसे करते करते जा रहा था तो चमाट और पड़ गए मेरे को। ठीक है, तो मैं कंपनी के ऊपर केस फाइल करता हूँ।
रेड बुल का भी ऐसा ही हुआ रेड बुल का भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, राइट। अब रेड बुल ने विंग्स नहीं दिया और उन्होंने एड में क्लेम भी किया था रेड बुल गिव्स यू विंग्स, नाउ रेड बुल हैज नॉट गिवन यू द विंग्स, सो देयरफॉर उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। तो आप यस, रेड बुल हो गया और एक्स डिओड्रेंट हो गया, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर इस तरह से केस फाइल होता है। और इसीलिए अगर आप नोटिस करो तो वो एड जो भी देते हैं ना उसके साइड में इस तरह से एस्ट्रिक मार्क होता है, और बिल्कुल एंड में आपको ऐसे कुछ तो ऐसा चीटियों मार के ना ऐसे लिखा हुआ रहेगा थोड़ा थोड़ा सा, जो आप देख भी नहीं पाओगे। उसका रीजन क्या होता है, वो बोलते देखो मैंने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया था यहाँ पे। तो जो काम की बात होती है वो तो फुल फ्लेजेड लिखते हैं, और फिर एक छोटा सा एक्सक्लेमेशन मार्क लेके नीचे अपना डिस्क्लेमर दे देते। सो इट इज बेसिकली दे कीप देमसेल्व्स सेफ, राइट। तो मिसलीडिंग ही मानूंगा मैं तो इसको, कि आप इस तरह से अगर, तो वो नहीं होता 50% ऑफ, स्विगी में कई बार होता है ना 50% ऑफ, और फिर वहां पर नीचे लिखता है अप टू ₹40 ओनली। अभी ₹50 ऑफ तो इतना बड़ा लिखा रहेगा, और ये अप टू ₹40 इतना सा छोटे से कहीं कोने में लिखा रहेगा। आप पेमेंट करने जाते हो, सोचते हो 200-400 का कुछ सामान मंगवा लो, और फिर बाद में पता सिर्फ ₹40 का ही ऑफ मिल रहा है, राइट। पर तब तक ऐसा होता है, मन इतना ललचा जाता है कि अरे यार अब तो खाना ही है, ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, जो पे देना है दे दो। तो इस टाइप के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। सो एनीवे, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ये एडवर्टीजमेंट दिया कि कोई भी अगर उसका स्मोक बॉल कंज्यूम करेगा और बाद में उसको इन्फ्लुएंजा होगा, कंपनी इज गोइंग टू पे £100 टू दैट पर्सन। अब यहां पे मिसेस कार्लेल ने क्या किया, मिसेस कार्लेल ने स्मोक बॉल को कंज्यूम किया, शी कंज्यूम्ड स्मोक बॉल्स, और उसके बाद में क्या हुआ, शी कॉट इन्फ्लुएंजा, उनको फिर भी सर्दी लग गया, वो फ्लू हो गया उनको। अब जब ऐसा हुआ, नाउ मिसेस कार्लिल made claim to the company. Mrs. Carlyle made claim to the company for £100। अब जैसे ही उन्होंने ये क्लेम किया, कंपनी क्या बोलता है, नो इट वॉज नॉट अ ऑफर, द एडवर्टीजमेंट वॉज नॉट अ ऑफर, इट वॉज एन इन्विटेशन टू ऑफर। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे वाले केस में बता, मैं बोल रहा हूं और कंपनी यहां पर ये बोल रहा है कि मिसेस कार्लेल को ये स्मोक बॉल कंज्यूम करने से पहले हमें इन्फॉर्म करना था, राइट। सो यहां पे ये बोलते हैं मिसेस कार्लेल मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड बिफोर कंज्यूमिंग द स्मोक बॉल। आप मुझे बताओ, बिफोर कंज्यूमिंग द स्मोक बॉल, आप मुझे अब बताओ केस किसके फेवर में जाएगा, मिसेस कार्लेल या कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। मिसेस कार्लिल का। मिसेस कार्लेल, व्हाई? सर ऑफर एक जर्नल था, हम्म, तो इसमें कंडीशन अप्लाइड कि यू हैव टू टेल अस होल एंड न्यू। तो बेसिकली the advertisement of the company is not an invitation to offer, it is what, it is a offer only, correct। and यहां पे अगर मैं बोलूं मिसेस कार्लेल consuming the smoke ball is what, it is एक्सेप्टेंस। acceptance। और हमें ये भी पता है offer plus acceptance becomes अग्रीमेंट। agreement, और यही agreement अगर enforceable by law हो गया तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में एनफोर्सेबिलिटी था, तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, देयरफॉर कंपनी हैड टू पे द कॉम्पेंसेशन टू मिसेस कार्लिल। आप बताओ, ये क्लियर हुआ आप लोगों को ये केस? हाँ सर।
अब देखो ये क्या हो गया, आप लोगों को मैंने लॉजिकल तरीके से लॉ को दिमाग में बैठा दिया। कई जगह ऐसा लॉजिक बैठ जाएगा और कई जगह ऐसा लॉजिक नहीं बैठेगा। सो दिस इज द केस। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे एक और केस है। ये है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त के केस में अब देखो, गौरी दत्त को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और लालमन शुक्ला को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, गौरी दत्त जो है वो हो गया मास्टर और लालमन शुक्ला हो गया उसका सर्वेंट। ये तो बैक एंड स्टोरी हुआ, एक स्टोरी का एक पार्ट हो गया ये। दूसरे पार्ट में आपको बताता हूं, गौरी दत्त का जो नेफ्यू है वो था मिसिंग, वो मिल नहीं रहा था। ये हुआ, ये ना फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेज पे क्या हुआ, सेकेंड स्टेज पे गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को भेजा, अपने सर्वेंट को। और क्यों भेजा, टू सर्च द नेफ्यू। नेफ्यू को सर्च करने के लिए भेज दिया। आप समझ पा रहे हो ये हाँ सर। ये हाँ सर। ये क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हो रहा है, ठीक है। सॉरी मैंने ये नंबर्स इधर लिख दिया, बट ये इस तरह से करके हो रहा है। और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2। तो आपको इवेंट्स समझ में आता रहेगा, इट विल बी इजियर, राइट। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे थर्ड केस क्या होता है। थर्ड केस में क्या होता है, यहाँ पे ये जो लालमन शुक्ला है ये निकल गया, ही इज आउट फॉर द सर्च। उसी टाइम पे पैरेलल यूनिवर्स में क्या चल रहा है, गौरी दत्त बेचारा परेशान हो गया है। गौरी दत्त अनाउंसेस रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000। बोलता है जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, लालमन शुक्ला जो सर्वेंट है, ही फाइंड्स द नेफ्यू एंड later on when he gets to know about the reward, he claims ₹10,000। आपको अब सिनेरियो समझ में आ गया, क्या आपको अब सिनेरियो समझ में आ गया, हाँ सर। राइट। इसमें तीन किरदार है, गौरी दत्त, लालमन शुक्ला और उसका नेफ्यू, नेफ्यू ऑफ गौरी दत्त। अब आप मुझे बताओ, क्या लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड मिलना चाहिए या लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलना चाहिए। सर, क्योंकि गौरी दत्त ने उसको पहले ही भेजा था और बाद में उसने फाइंड नहीं किया, उसके बाद उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया, लाइक जब बहुत टाइम तक कुछ रिजल्ट नहीं आया होगा तो। ओके, तो एक यहाँ पे जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आया है, दैट नॉट एंटाइटल टू रिवॉर्ड, ही इज नॉट एंटाइटल टू रिवॉर्ड। और इसका लॉजिक आप क्या दे रहे हो, दैट रिवॉर्ड was announced before, sorry, after
लालमन शुक्ला लेफ्ट, ये है लॉजिक आपका, हाँ सर। ओके। वर्सेस कोई तो होगा जो बोलेगा ही इज एंटाइटल टू रिवॉर्ड। व्हाई ही इज एंटाइटल टू रिवॉर्ड? किसी ने बोला था ही इज एंटाइटल टू रिवॉर्ड। ओके, सो because the condition of the reward was find the nephew, तो जैसे ही लालमन शुक्ला ने, as soon as लालमन शुक्ला finds the nephew, the condition of offer is met, है कि नहीं? The condition of offer is met, which is implied acceptance, yes or no? Yes, sir. और हमें पता है acceptance जब लॉ बन जाए तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सो देयरफॉर लालमन शुक्ला गौरी दत्त इज बाउंड टू पे, है कि नहीं? अब आप यहां पे देखो, इसमें जो करेक्ट आंसर आया वो ये था, ये नहीं था। लॉजिकली देखो तो ये चीज आता है, लेकिन ही वॉज नॉट एंटाइटल टू द रिवॉर्ड, और ये जो था ये गलत हो गया। अच्छा, वाई ही वॉज नॉट एंटाइटल टू? बिकॉज द रिवॉर्ड वॉज अनाउंस्ड आफ्टर लालमन शुक्ला लेफ्ट, विच मीन्स लालमन शुक्ला was not aware of the offer, yes or no? Lalman Shukla was not aware of the offer, हाँ या ना? हाँ sir. If he was not aware of the offer, then there can be no acceptance. When there is no knowledge about the offer, there can be no acceptance. If there is no acceptance, there is no agreement. Therefore, the question that whether it is a contract does not arise only. So there will be no agreement, no contract, and hence the reward was not given to लालमन शुक्ला। आप बताओ, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ये क्लियर हुआ, राइट? तो ये देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे इसका कंक्लूजन दे दिया, और यहाँ पर मैंने आपको इसका कंक्लूजन दे दिया। इफ द पर्सन who has met the conditions was not aware of the offer, it does not result in acceptance, and if it does not result in acceptance, there can be no contract or no agreement. Okay, चलिए ये देखते हैं यहाँ पे। सो कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में देखो, इसमें देखो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, they advertised in several newspapers that a reward of 100 pound would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the company according to the printed directions. One lady, Mrs. Carlyle, used the smoke balls as per the directions and even then suffered from influenza, held that she could recover the amount as by using the smoke ball she had accepted the offer. तो ये दिख रहा है आपको, anyone performing the condition, ये देखा आपको, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer. ये देखो ये लाइन, does this make sense? गाइस, डज दिस मेक सेंस? इसको मैंने देखो कितना डिटेल में आपको कवर करवाया है, इसका रीजन ही ये है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। फिर आप देखिए लालमन शुक्ला एंड गौरी दत्त, इसमें क्या था? गौरी दत्त सेंड हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस द मिसिंग नेफ्यू, ही देन अनाउंस्ड, ठीक है, पहले तो देखो सेंट हिज हस्बैंड एंड ही देन अनाउंसेस दैट anybody who traced his nephew would be entitled to certain reward. Now L traced the boy in ignorance of this announcement, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लालमन शुक्ला traced the boy in ignorance of this announcement. Subsequently, when he came to know about the reward, he claimed it, held that he is not entitled to the reward as he did not know about the offer. So, no knowledge of the offer implies no acceptance.
बचा क्लियर ये वाला पॉइंट? हाँ सर। और कोई एक्सेप्टेंस नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है? बिल्कुल एकदम वो डॉन टू के शाहरुख खान की तरह फील करो, कोई सबूत नहीं तो कोई गुनहगार नहीं, ठीक है? नो एक्सेप्टेंस, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो अग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट, ओके? चलिए, तो एक बार अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है स्पेशल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। इसमें तो क्या हो गया, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी at a certain cost. Now this is a specific offer. And why this is a specific offer? Because it can be accepted. The offer can be accepted only by B and not anyone else. Does this make sense? ओके तो ये देखना, वो आपने देखा कुछ कुछ होता है मूवी, कुछ कुछ होता है था, हाँ कुछ कुछ होता है मूवी, उसमें देखते हो शाहरुख खान ही मेक्स अ ऑफर टू रानी मुखर्जी, कैन काजोल एक्सेप्ट द ऑफर? आंसर हाँ इज सर। ये स्पेसिफिक ऑफर था, ओके? तो वो वाला सिनारियो। एनीवे, क्रॉस ऑफर, तो क्रॉस ऑफर में मैंने आपको बताया व्हेन द टू पार्टीज एक्सचेंज द आइडेंटिकल ऑफर, ignorance of at each time each offer, this is called as the cross offer. And cross offer के अंदर there can be no binding contract because offer is made by the person cannot be construed as accepted by the other person. दोनों जने सेम ऑफर कर रहे हैं, उसको आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। आप बताओ, राइट? तो ये आपका रहेगा, जैसे ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 lakhs and without knowing the proposal of A has made already a offer for purchase of the same car for 2 lakh rupees। तो देखो दोनों जना ने सेम यहाँ पे किया। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे और आप देखो क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाते हो क्या? ऑफर ऑफर्स मेड कैन रिजल्ट इन बाइंडिंग agreement when accepted, करेक्ट? ये एक सेंटेंस में आपको लिख रहा हूं कि जो ऑफर आपने किया वो एक बाइंडिंग अग्रीमेंट में बन सकता है जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा। स्टेट द एक्सेप्शंस। क्या आप इसके एक्सेप्शंस, तो इसका एक्सेप्शन क्या होगा? क्रॉस ऑफर। गाइस ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो बाकी सारे ऑफर्स जो है, ऑल अदर ऑफर्स विल रिजल्ट इन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसके एक्सेप्शन में एक क्या आ जाएगा? क्रॉस ऑफर। आप बताइए, इज दिस क्लियर? क्रॉस ऑफर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। फिर देखिए काउंटर ऑफर आ जाता है। अब काउंटर ऑफर में अगर आप देखोगे तो काउंटर ऑफर के बाद भी मुझे, हाँ चलो एक ब्लैंक स्लाइड है तो अच्छा है। काउंटर ऑफर के बाद में यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक इंसान, तो मैंने आपको सिंपल बताया काउंटर ऑफर इज व्हाट, इट इज सिंपली बार्गेन, इट इज सिंपली बार्गेन। अब यहाँ पर क्या होगा, एक इंसान ने ऑफर किया, जैसे ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर ₹10 लाख, बी agrees to buy for ₹8 लाख, इट इज व्हाट, इट इज अ काउंटर ऑफर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये देखना दैट द काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू द रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, मतलब इट रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर विच इज मेड बाय द ओरिजिनल ऑफरर जिसने फर्स्ट ऑफर किया था। एंड इफ बी लेटर ऑन अग्रीज टू बाय द प्रोडक्ट फॉर 10 लाख, ए में रिफ्यूज। चलो इसी का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल को हम लेते हैं। ए ने यहाँ पे बोला आई वॉन्ट टू सेल द प्लॉट एट द रेट ₹10 लाख टू बी। बी यहाँ पे बोलता है
I will buy at the rate 8 लाख रुपीस। ये फर्स्ट हुआ था और ये सेकंड हुआ था। फर्स्ट केस में ए कौन है और बी कौन है? ए इज, नहीं सेलर नहीं, सेलर बायर नहीं, हम ऑफर है। ए इज द ऑफरर एंड हु इज बी? Offering. वेरी गुड, बी इज द ऑफरी। बी इज द ऑफरी, ओके। नाउ सिमिलरली सेकेंड केस में जैसे ही बी ने बोला नहीं नहीं मैं तो 8 लाख में खरीदूंगा, अब क्या हो जाएगा? नाउ हु इज ऑफरर एंड हु इज ऑफरी? B is offering. हो जाएगा नाउ A is offering. बी बन गया ऑफरर और ए बन जाएगा ऑफरी। ये आपको आ रहा है समझ में? एक पॉइंट तो ये, और दूसरा आप यहां पे एक ये चीज समझना, दैट काउंटर ऑफर of B is what? Is direct cancellation of A's offer। अब ये होगा कि A का ऑफर जो है, जैसे A ने कभी ऑफर किया ही नहीं था, A ने कभी भी ऑफर नहीं किया था, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करता हूं। अब सपोज करो A बोलता है B को, ओके आई विल सेल इट एट द रेट 9 लाख रुपीस। अब क्या होगा? फिर से ऑफर अब थर्ड जैसे ही हुआ तो ए यहाँ पे क्या बन गया? ऑफरर, एंड बी यहाँ पर क्या बन गया? ऑफरी, करेक्ट। इसके अलावा एक चीज और होगा, दिस इज व्हाट? दिस इज ऑटोमेटिक कैंसलेशन ऑफ बीज ऑफर ऑफ ₹8 lakhs। आप बताओ ये क्लियर हुआ? तो Yes, sir. तो जैसे ही बी ने 8 लाख बोला और ए ने सपोज मना कर दिया, तो बी ये नहीं बोल सकता अच्छा चलो ठीक है 10 लाख में बेच दो। सिमिलरली जब ए ने 8 लाख के रिप्लाई में 9 लाख रुपया बोला, तो बी अब यहां पर बाउंड नहीं है 8 लाख में खरीदने को। मतलब अगर बी मना कर देता है तो बी अब ए को ये नहीं बोल सकता अरे यार एक काम कर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ले ले 8 लाख ले चल डन। तो अब बी मना कर सकता है यहाँ पे। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो Yes, sir. काउंटर ऑफर में आप यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे? काउंटर ऑफर में द ओरिजिनल ऑफरर एंड ऑफरी, they swap places, which implies offerer becomes offeree and the offeree becomes the offerer। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? that they swap their places। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना है, आफ्टर काउंटर ऑफर, आफ्टर the counter offer is made, previous offer gets lapsed automatically। आप बताइए, डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. यस ओके, फिर आप देखिए स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और द ओपन ऑफर। तो यहाँ पर वही हुआ, द ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम is known as the standing or the continuing or the open offer।
ये सब आपके क्या हो गए, जैसे कि आपको मैंने बताया सीजन एंड सेल जो होता है, ईयर एंड या सीजन एंड सेल। फिर आप वो देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट्स का जो धमाका सेल होता है, जो मिंत्रा पे पूरे साल लगा हुआ रहता है, यस और नो? Yes. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड ऑफर। द ऑफर मस्ट बी मेड और इट शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन। तो अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कैपेसिटी नहीं है तो फिर वो एक वैलिड ऑफर नहीं होगा। इसमें कौन सा केस आप लिख सकते हो? सर बाल्को वर्सेस बाल्को। वेरी गुड, तो आप यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे बेल फ्लावर वर्सेस बेल फ्लावर वाले केस को लिखना है, ठीक है। सो अ सोशल इनविटेशन इवन इफ इट इज कैसे लिखना है? कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे द ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग द लीगल रिलेशन। फिर आप यहाँ पे बता दोगे कि सिमिलर वाज इन द केस ऑफ बेल फ्लावर वर्सेस बेल फ्लावर वेयर हस्बैंड प्रॉमिस टू पे 100 pound टू वाइफ बट इट वाज टेकन एज अ सोशल अग्रीमेंट। ओके, और हाँ सर। दिस वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ लीगल ऑफर, रीजन बीइंग द इंटेंशन of the husband was not to create the legal relation. Simple. सिंपल। आपको पहले थॉट्स जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना, यू नीड टू फर्स्ट डेवलप द अप्रोच कि इस आंसर में आप क्या लिखोगे। एक बार आपको ये पता चल गया ना क्या लिखोगे, अब उसको इंग्लिश में मत सोचो, आप हिंदी में एक बार स्ट्रैटेजी बना लो कि इस आंसर में ये पॉइंट होना जरूरी है, तो हम ये सारे पॉइंट्स को लिखते हैं। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को लिख लोगे तो आपका काम पूरा सेट हो जाएगा। आप बताओ, ये क्लियर हुआ? इसके अलावा, Yes, sir. इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला है, दैट द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? सर अभी प्रॉपर्ली डिफाइन करना है टू ऑफर। फॉर एग्जांपल था आई विल सेल ऑयल टू यू। वेरी गुड। तो अगर मैंने तो आपको, फर्स्ट हाँ, हाँ, तो देखो यूनिट जैसे यहाँ पे लिख दिया ए विल सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, बट विच ऑयल ये नहीं बताया, रिमेंबर? हाँ सर। राइट, तो अगर मैंने आपको बोला, मैं आपको अगर बोलता हूँ कि मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो गया, ये सर्टेन नहीं है, ये डेफिनेट भी नहीं है, और डेफिनेटली ये वेग है। आपका वेग क्यों है? कौन सा लॉ पढ़ाओगे नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर मुझे पता है आप सीए फाउंडेशन में ही हो, या सपोज आप सीए फाउंडेशन क्लियर करके आप मेरे को बोलते हो कि सर आप मेरे को लॉ पढ़ाओगे क्या, तो ऑफ कोर्स ही बात है, आपने फाउंडेशन क्लियर किया है तो आप इंटरमीडिएट के लॉ के लिए आओगे, ये तो ऑब्वियस सा बात हो गया, है कि नहीं? Yes. तो वहां पर वेग नहीं होगा। बट अगर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ और आप स्ट्रेट अवे आके बोलते हो सर मुझे लॉ पढ़ाओगे, मैं बोलता हूँ हाँ मैं लॉ पढ़ाऊंगा, तो फिर ये वेग हो जाएगा। अच्छा, सपोज करो मैं एक ही लॉ पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ही लॉ पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को मतलब जैसे फाउंडेशन का लॉ पढ़ाता हूँ, या इंटर का लॉ पढ़ाऊंगा, या ये पढ़ाऊंगा, तो आपको पता है कि मैं एक ही लॉ पढ़ाता हूँ। सपोज सेम वे यहाँ पे ऑयल वाला हो रहा है, आई ओनली प्रोड्यूस कोकोनट ऑयल, और आप आके मेरे को बोलते हो सर आई वांट टू बाय 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, तो क्या ये वेग है अभी ऑफर? क्या ये ऑफर वेग है? नो, व्हाई नो? बिकॉज सर पता ही है ना कि कौन सा ऑयल होगा। मतलब अगर अब सपोज करो पेट्रोल पंप में आप जाते हो, वहां पे आपकी डीजल गाड़ी है और आप उसको बोलते हो तेल भर दो, और वो बोलता है नहीं मैं नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? बोलता है आपका ऑफर जो है वो सर्टेन नहीं है, वो वेग है। तो गधे, वो डीजल गाड़ी है, आप ट्रक लेकर गए, वो ट्रक है, अब उसमें तो ट्रक में तो क्या डीजल ही डालेगा, है कि नहीं? तो ना केरोसिन उसमें डालेगा, तो ये वेग नहीं है। वेग का क्या मतलब होता है? जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को पढ़ के आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कौन सा क्या, तो ये आ जाता है। तो इट शुड नॉट बी वेग। तो ये इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस मिलते हैं, बाय द वे ध्यान रखना, इसके ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चंस आते हैं।
मतलब हो सकता है आपको एक साथ भी लिखने को आ जाए व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ ऑफर, बट इसके साथ में इंडिविजुअली भी आ जाता है, तो ग्रुप में भी आ सकता है और ये इंडिविजुअली भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ठीक है ना। अगर आपने ऑफर, हाँ वो मूवी आपने देखा बाजीगर, बाजीगर मूवी का एक गाना है, छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, सुना ये गाना आपने? हाँ सर। राइट, उसमें बताओ, अगर अगर आप उसको बताओगे नहीं, ठीक है, वो पुलिस वाला जो था वो काजोल को कभी बता ही नहीं पाता है दैट ही लव्स हर, तो आप मुझे बताओ क्या काजोल और उसका कभी भी कुछ हो सकेगा? आंसर इज नो। और ऑन दी अदर हैंड शाहरुख खान को देखो, ये काली काली आंखें आके गा देता है, ठीक है, तो बस यहाँ पे दे बोथ गेट इनटू एन अग्रीमेंट, करेक्ट। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ऑफर होगा दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, इफ द ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी देन इन दैट केस देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेप्टेंस। सो ये आप ये देखो लालमन शुक्ला वाले में ये लाइन बहुत अच्छा आपको लगेगा, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर in the ignorance of the offer is not an acceptance and therefore does not confer any right on the acceptor। और यही आपका लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस था। आप बताइए, इज दिस क्लियर? Yes, yes. कोशिश करना कि आप ये इसी तरीके से लिखो, ठीक है, नॉट बिकॉज ये मॉड्यूल से आप छाप रहे हो, बट थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से इसको लिखा हुआ है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आप मुझे बताओ ये जो मैंने अंडरलाइन करके आपको दिया यहाँ पे, क्या ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड है पूरा, मतलब शशि थरूर इन इंग्लिश है? नहीं, सिंपल सा है, दैट एन ऑफर which is accepted in the ignorance of the offer is not a valid acceptance, and if it is not a valid acceptance there will be no rights, there will be no obligations, and the same is the case of lalman shukla and gauri dutt। तो आप इसमें आंसर कैसे कर सकते हो? You can write in this case gauri dutt had announced a reward to find his missing nephew. Lalman Shukla found out the nephew but was not aware of the reward. Hence, it was held that Lalman Shukla was not entitled for the reward. Simple. आपका आंसर हो गया यहाँ पे। फिर आप देखिए, it must be made with a view to obtain the assent of the other party। ये हमने कल भी देखा था। mere आपका विलिंगनेस अगर आप बता रहे हो तो वो आपके लिए वैलिड ऑफर नहीं होगा, ठीक है। फिर द ऑफर कैन बी कंडीशनल, इट मे बी कंडीशनल, इट कैन बी कंडीशनल। अब कंडीशनल का क्या मतलब होता है? अगेन सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। आई विल गिव यू 50% ऑफ, ओके, प्रोवाइडेड योर मिनिमम ऑर्डर साइज इज 1000 रुपीज। ऐसा हो सकता है ना? आई विल गिव यू 50% ऑफ प्रोवाइडेड आपका मिनिमम कार्ड साइज क्या हो? 1000 हो। तो ये क्या हो गया? ये कंडीशनल ऑफर हो गया, ओके। तो ऑफर जो है आपका वो कंडीशनल हो सकता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो 50% ऑफ ओनली इफ यू पे वाया गूगल पे और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इफ यू गिव द पेमेंट इन कैश नो डिस्काउंट, और वाइस वर्सा। ज्यादातर लोग तो उल्टा करते हैं, कैश में दो तो डिस्काउंट दे देते हैं, और कई लोग ऐसे बोलते हैं नहीं हमें कैश में नहीं चाहिए क्योंकि कैश हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक फिर हम पे चार्ज मारेगा, तो नहीं करना। तो ये वाला पॉइंट आता है। सो द ऑफरर में आस्क फॉर द पेमेंट in a particular manner, the offeree will have to accept all the terms। तो ये देखना, the offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid। इसके अलावा offer should not contain that a non-compliance of which would amount to acceptance। very very important, exam perspective ये question आपको मिलेगा, most important। कितनों ने वो मूवी देखा है हंगामा? हाँ सर। हंगा ओके, अगर हंगामा मूवी आपने देखा है तो आपको एक सीन याद होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं एक ये सीन बता देता हूँ, आपको क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट टाइम कभी आए जी सिनेमा पे तो देख लेना हंगामा मूवी, या यूट्यूब पे जाके आज सर्च कर लेना और इस सीन को देखना। उसमें एक एक्टर है आफ्ताब शिवदसानी, ठीक है, और एक है अक्षय खन्ना, एक एक्ट्रेस है अक्षय, एक्टर है अक्षय खन्ना, एक्ट्रेस का नाम है शायद रिमी, रिमी सेन या जो भी है, आर इज दी एक्ट्रेस, ठीक है। So it's a love triangle kind of a thing. Akshay Khanna loves this girl. Aftab Shivdasani also loves this girl. But the problem is, question ये देखना कि ये किससे प्यार करती है। अब प्रॉब्लम ये है, अक्षय खन्ना इसका बॉस होता है, ठीक है, और ये होती है उसकी एम्प्लॉय। अच्छा,
आफ्ताब शिवदसानी और इसका क्या कनेक्शन है? दे बोथ शेयर अ रूम, ओके, एक्टिंग एज इफ दे आर अ मैरिड कपल। ठीक है, ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये मैरिड कपल है, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो यही बोलता है कि मैं उसी को ही घर दूंगा जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई हो, मतलब शादीशुदा कपल को ही मैं घर दूंगा, उसको नहीं दूंगा। तो इसको भी रूम चाहिए होता है, इसको भी रूम चाहिए होता है। सो दे शेयर दैट apartment as a married couple. So initially they don't like each other, but later on, like a typical Bollywood movie, they fall in love. Now the problem is, ये जो रिमी सेन है, ये हॉस्पिटल में एडमिट होती है, और जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो अक्षय खन्ना बेचारा काफी परेशान हो जाता है कि ये जॉब पे क्यों नहीं आ रही है, क्या हो गया है, ये बीमार हो जाती है, कुछ तो ऐसा होता है, ये गिर जाती है, कुछ तो सिर पे चोट लगती है, वट एवर थिंग। तो बेसिकली होता क्या है, हॉस्पिटल से ये कॉल करती है अक्षय खन्ना को, और अक्षय खन्ना इसको बोलता है, देखो मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो आप एक काम करो, मुझे मुझे भी तुम अपने दिल की बात बोल दो, तुम भी मुझे आई लव यू बोल दो, तो मैं मैं रिश्ता पक्का मानूंगा। सिनेरियो समझ में आया? सो बेसिकली अक्षय खन्ना इज मेकिंग अ ऑफर टू दिस एक्ट्रेस दैट आई लव यू एंड आई ऑल्सो नो दैट यू लव मी, बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू, मतलब एक्सेप्टेंस आप अपने मुंह से दो। अच्छा, रेमी सेन बेचारी वैसे रहती है कि मेरा बॉस है, मैं कैसे कन्फ्रंट करूं, वो चुपचाप रहती है। तो अक्षय खन्ना बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मेरे 3 गिनने तक अगर तुमने फोन कट कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी तरफ से हाँ है। सिनेरियो समझ में आया? शी इज साइलेंट, और अक्षय खन्ना क्या बोलता है, अगर आपने 3 मिनट के अंदर, मेरे 3 गिनने तक अगर आपने फोन कट कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी तरफ से है, तो तुम फोन रख दो, मैं समझ जाऊंगा अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो। अभी होता क्या है, अक्षय खन्ना जब ये 3 काउंटिंग कर रहा है, काउंट डाउन कर रहा होता है, हॉस्पिटल की एक नर्स आके फोन कट कर देती है, और वो ये बोलती है, ये क्या रे, ये पब्लिक टेलीफोन है क्या? ठक। अक्षय खन्ना को क्या लगता है कि उसने 3 गिनने से पहले फोन रख दिया, दिस मीन्स दिस एक्ट्रेस इज इन लव विथ अक्षय खन्ना। मुझे बताओ, क्या ये वैलिड अग्रीमेंट हुआ? क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इनके बीच में? नहीं। आंसर इज नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ऑफर में क्या लिखा हुआ है, मतलब ये वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ऑफर इज व्हाट, दैट ऑफर शुड नॉट कंटेन एनी टर्म दैट द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो अगर आपके ऑफर में कोई भी ऐसा चीज है कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम मान लेंगे कि ये आपका एक्सेप्टेंस है, वो वैलिड नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक ऑफर करता हूं और मैं क्या बोलता हूं, if you do not reply within this weekend, I will assume that the offer is accepted। तो यहां पर ध्यान रखना, इस टाइप का एक्सेप्टेंस और इस टाइप का ऑफर वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। सो ऑफर शुड नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस, जिसका आपने अगर पूरा नहीं किया तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेंस। डीम्ड वर्ड का क्या मतलब होता है? डीम्ड मतलब मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तब अक्षय खन्ना ऐसे नहीं बोल सकता तू हाँ कर या ना कर, राइट? क्योंकि वो क्या, रेमी सेन एक झापड़ लगा के बोले कि वो फोन मैंने नहीं रखा था, वो फोन हॉस्पिटल के स्टाफ में आके रख दिया था वहां पर। ठीक है, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं होता। गाइस, इज दिस क्लियर? Yes. राइट? अब आप कोई भी इस तरह का मूवी का सीन वगैरह देखोगे तो आई एम श्योर आप भी ऐसे क्लिक कर पाओगे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो जस्ट याद रखने के लिए तो ये पॉइंट आता है। ये एग्जाम्पल जो है ये कई बार आपको पूछेगा, मेनी टाइम्स दे आस्क यू दिस एग्जाम्पल, दिस सेम एग्जाम्पल। फिर देखिए, द ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और द ऑफर कैन बी जनरल, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड द ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम द mere स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और एन इन्विटेशन टू ऑफर। अभी इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? सी, हमने क्रोनोलॉजी समझा था, और हमारे क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्या था, पहले आता है ऑफर, ये ऑफर होगा एक्सेप्ट, राइट? ये ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे लिए प्रॉमिस, और इस प्रॉमिस में अगर आप कंसिडरेशन ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपके लिए एक अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट में अगर आप ऐड कर दोगे लॉफुल तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑफर से पहले क्या आ सकता है? ऑफर से पहले आ सकता है इनविटेशन टू ऑफर। एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, आप इसको समझ जाओगे। मैं एक और ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ, सो दैट लेटर ऑन यू कैन गेट एक्सेस टू दिस। ओके,
आप लोगों को अगर मैं ये एक एग्जांपल दूं, आप फट से इसको समझ जाओगे. यू हैव इनविटेशन टू ऑफर विच इज फॉलोड बाय ऑफर, देन ऑफर इज फॉलोड बाय acceptance, and then it becomes a agreement. देखो, कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लेके आता है ना. अ कंपनी comes up with the prospectus, yes or no? Yes. तो वो क्या है, कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आ रहा है या वो पब्लिक को बोल रहा है कि आप अप्लाई करो. ओके, जो ये कंपनी का पब्लिक इशू होता है, ये क्या है, ये ऑफर होता है कंपनी की तरफ से. कंपनी वांट्स टू इशू लेट्स से 1 लाख शेयर्स. ये क्या है, इज दिस अ ऑफर बाय द कंपनी? इज दिस अ ऑफर बाय द कंपनी? Yes, sir. आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ ऑफर. इट इज नॉट अ ऑफर बाय द कंपनी. और अगर ये कंपनी की तरफ से ऑफर होता, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपका शेयर मतलब एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो? नहीं सर, हाँ शेयर से रिजेक्ट हो जाता तो शेयर्स तो रिजेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट होता है, ठीक है. प्रो रेट अलॉटमेंट भी होता है, रिजेक्शन भी करते हैं. तो आप यहाँ पे देखो, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस को इशू करेगा, ठीक है, वेन एवर द कंपनी इशूज द प्रोस्पेक्टस, ये क्या हो गया, दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर. और जब जो एप्लीकेंट है, ठीक है, जो भी शेयर्स में अप्लाई करना चाहता है, जो भी एप्लीकेंट है, व्हेन ही पेज एप्लीकेशन मनी टू द कंपनी, ये क्या है, दिस इज द ऑफर विच कंपनी कैन एक्सेप्ट. सो कंपनी कैन आइदर अलॉट हिम द शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज एक्सेप्टेंस, और कंपनी अगर रिफंड कर दे एप्लीकेशन मनी को, तो वो क्या बन गया, रिजेक्शन. दिस इज रिजेक्शन एंड दिस इज एक्सेप्टेंस. आपने कभी इस चीज को नोटिस किया कि क्यों पहले ये एंट्री होता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर आप एंट्री पास करते हो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. यही एंट्री पास होता है ना आपका, एप्लीकेशन. लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में उल्टा नहीं हो जाता है. आप पहले एंट्री पास करते हो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर आप एंट्री पास करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. यस और नो? तो आप मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए बिकॉज दिस इज ऑफर एंड दिस इज एक्सेप्टेंस. एक बार एक्सेप्टेंस हो गया, फिर तो कंपनी कॉल करेगा और तभी शेयर होल्डर पे करेगा. जब तक कंपनी कॉल नहीं करेगा तब तक शेयर होल्डर पे नहीं करेगा. और अगर पे कर भी दिया तो वो कैपिटल में नहीं जाएगा, वो जाएगा कॉल्स इन एडवांस के अंदर. डज दिस मेक सेंस? है। यस सर। डज दिस मेक सेंस? देखो, एकदम लॉजिकल तरीके से मैंने आपको यहां पर ये पूरा पॉइंट समझाया है. आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ? Yes. तो अकाउंट्स में भी जब आप पढ़ो, तो अकाउंट्स में भी इस तरह से जर्नल एंट्रीज के लॉजिक को ढूंढो, और कहीं ना कहीं आपके जो वो जर्नल एंट्रीज है, वो आपका कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, आपके लॉ के साथ में. और कंपनी लॉ तो स्ट्रेट अवे कनेक्ट होता है. और ये देखो, आपको मैंने इधर भी कनेक्ट करके दे दिया. सो आई होप आपको ये पॉइंट काफी अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा इनविटेशन टू ऑफर का. ओके, राइट, ओके. फिर आ जाता है एन ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया, बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट. ट्रेन स्टेशन पे आके रुक रहा है, इट इज अ इम्प्लाइड ऑफर. और आलू ले लो, कांदे ले लो, ये क्या हो गया, दिस इज अ एक्सप्रेस ऑफर, क्योंकि आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि आलू कांदे ले लो. और ट्रेन अगर स्टेशन पे आके चुपचाप रुकता है, बस स्टॉप पे बस अगर आके रुक रहा है, दैट इज बाय अ कंडक्ट, दैट दिस इज एन implied offer. Is this clear? Yes. ओके, ये वाला जो केस है, मैं चाहता हूं इसको आप लोग अपने आप रीड करोगे आइसोलेशन में. ठीक है, यू आर गोइंग टू रीड दिस केस.
फिर ये देखिए, एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसको भी आप आइसोलेशन में रीड करोगे और आप आंसर करोगे इसका। मैं आपसे ऑब्वियसली इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप इसका आंसर मुझे फिर करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। ये भी आपके लिए सेम है, जस्ट रीड इट। ये सब हमने कवर कर लिया, तो इसको आप रीड कर लेना एंड इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू शूट दैट डाउट। फिर आ जाता है एक्सेप्टेंस का। अब एक्सेप्टेंस और ये सब ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। मेरा नेक्स्ट क्लास वैसे तो नॉर्मली आपके साथ मंडे को होता है, मंडे वेडनेसडे एंड we have lecture on Thursday, but this coming Monday will not have a lecture. This coming Monday I have a hearing, so will not have the lecture this Monday. मैं अब आप लोगों से सीधा मिलूंगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। सो दिस इज 1 जुलाई, तो मैं आपसे नेक्स्ट अब मिलूंगा 7 जुलाई को, ठीक है। और 7 जुलाई को फिर हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसको प्लीज आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो आप क्वेश्चंस मेरे से पूछ सको, नहीं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और फिर उसको हम कवर करेंगे। ओके, Yes, sir. ऑल राइट देन, टेक केयर, बाय बाय।